नमस्कार बच्चों, आइए अपनी एनसीईआरटी जंपल सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन के सवाल करते हैं। इससे पहले हमने इसी चैनल पर 11th की पूरी एनसीईआरटी जंपर के सवाल करा दिए हैं और 12th की जो है लगभग सारे सवाल करा दिए हैं जेनेटिक्स यूनिट को छोड़ के, तो आप उनको जाके और रिवाइज करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, बीटी कॉटन इज नॉट, कह रहा है बताइए बीटी कॉटन के लिए इसमें से क्या नहीं है। ये जीएम प्लांट, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट, ये बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम, रेजिस्टेंस टू ऑल पेस्टिसाइड। तो बीटी कॉटन जो है जीएम प्लांट भी होता है, इंसेक्ट रेजिस्टेंट भी होता है और बैक्टीरियल जीन एक्सप्रेशन सिस्टम भी है। तो लेकिन ये जो होते हैं ऑल पेस्टिसाइड के लिए रेजिस्टेंट नहीं होते हैं। तो पहला का जो हमारा आंसर होगा वो डी आंसर सही हो जाएगा। तो बीटी कॉटन की बात करते हैं। तो बीटी कॉटन जो होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है। ये बीटी कॉटन के अंदर जो होता है बीटी टॉक्सिन जीन को प्रोड्यूस किया जाता है और एक बैक्टीरिया का नाम है जिसे बैसिलस थ्रोंगोजेनेसिस बोला जाता है। तो इस बैक्टीरिया को आपका नाम याद रखना है कि बीटी टॉक्सिन जो प्रोड्यूस की जाती है वो कौन से बैक्टीरिया से प्रोड्यूस की जाती है। तो बैसिलस थ्रोंगोजेनेसिस इसका नाम होता है, इसको याद रखना है। बीटी टॉक्सिन जीन हैज़ बीन क्लोन फ्रॉम बैक्टीरिया, ये अभी बताया हमने कि बीटी टॉक्सिन जो है क्लोन किया जाता है बैक्टीरिया से। एंड बीन एक्सप्रेस इन प्लांट, और ये एक्सप्रेस करता है प्लांट में। यानी बीटी टॉक्सिन जीन जो निकाला जाता है वो बैक्टीरिया से निकाला जाता है बैसिलस थ्रोंगोजेनेसिस से। और जब बीटी टॉक्सिन जीन को प्लांट में प्रोवाइड किया जाता है तो ये क्या करता है, जब प्लांट में जाके एक्सप्रेस करता है टू प्रोवाइड रेजिस्टेंट टू इंसेक्ट, और ये क्या करता है प्लांट को इंसेक्ट से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, यानी इंसेक्ट से रेजिस्टेंट प्रोवाइड करता है, प्रिवेंट करता है विदाउट द नीड ऑफ इंसेक्टिसाइड। बिना हम इंसेक्टिसाइड के बिना यूज करें हम प्लांट को जो है बचा लेते हैं इंसेक्ट से। तो इसमें क्या होता है, बीटी टॉक्सिन जीन होती है। बीटी टॉक्सिन जीन किसे निकाला जाता है, बैक्टीरिया से, बैसिलस थ्रोंगोजेनेसिस से। और बीटी टॉक्सिन जीन को क्या करते हैं, प्लांट के अंदर जो है इंट्रोड्यूस करा देते हैं और ये क्या करता है, इंसेक्टिसाइड में हेल्प करता है। सम स्ट्रेन ऑफ बैसिलस थ्रोंगोजेनेसिस प्रोड्यूस प्रोटीन कोट दैट किल सर्टेन इंसेक्ट। ये क्या करती है, ये जो बैक्टीरिया होती है इसकी कुछ स्ट्रेन प्रोटीन प्रोड्यूस करती हैं जो कि इंसेक्ट को ख़त्म कर देती हैं, जैसे लेप्टोपटेरंस। इसमें क्या क्या आपके आ जाएंगे, ये आपको याद रखना है। लेप्टोपटेरंस के अंदर टोबैको बटवर्म, आर्मी वार्म और कोलियोपेटेरंस के अंदर आ जाएंगे। कोलियोपेटेरंस के अंदर आपके बीटल आ जाएंगे। तो ये याद रखना है कि लेप्टोपटेरंस के अंदर आपके क्या आ जाएंगे, टोबैको बटवर्म और आर्मी वर्म। कोलियोपेटेरंस के अंतर्गत आपके बीटल आ जाएंगे और डिप्टेरंस के अंतर्गत आपके फ्लाई और मॉस्किटो आ जाएंगे। ये आपको याद रखना है। बैसिलस थ्रोंगोजेनेसिस फॉर्म प्रोटीन क्रिस्टल ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर फेज ऑफ देयर ग्रोथ। अगर हम बात करें बीटी टॉक्सिन के अंदर जो प्रोटीन होती है वो किस फॉर्म में होती है, जो एक्सप्रेस करती है, इंसेक्टिसाइड करती है। तो बीटी टॉक्सिन प्रोटीन एग्जिस्ट एज इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। तो ये इनएक्टिव स्टेट में रहती है और इनएक्टिव स्टेट में इसको प्रोटोटॉक्सिन बोलते हैं। बट वंस एन इंसेक्ट इंजेक्ट, लेकिन जब इंसेक्ट इसको खाता है, यानी जब इंसेक्ट जो है प्लांट को खाता है, दैट इनएक्टिव टॉक्सिन इट इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्टिव फॉर्म, तब ये क्या हो जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं। यानी कोई इंसेक्ट जैसे प्लांट को खाएगा तो ये इंसेक्ट के अंदर जाके एक्टिव फॉर्म में आ जाएंगे। ऑफ टॉक्सिन ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। एक्टिव फॉर्म में कब होंगे, क्योंकि जब पीएच जो होगा गट का इंसेक्ट के अंदर कैसा होता है, एल्कलाइन फॉर्म में होगा। ये आपको याद रखना है, विच सॉल्युबलाइज द क्रिस्टल। तो ये चीज़ याद रखना है कि बीटी टॉक्सिन प्रोटीन जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है तो उसको प्रोटोटॉक्सिन कहते हैं। लेकिन जब ये इंसेक्ट के अंदर चला जाता है, इंजेक्ट कर देता है, तब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है और पीएच कैसा रहता है, गट का उसका एल्कलाइन पीएच गट रहता है और सॉल्युबलाइज हो जाता है क्रिस्टल से और इंसेक्ट को मार देता है। ये भी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है। द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड अपॉन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट एज मोस्ट बीटी टॉक्सिन आर इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। यानी जनरली जो बीटी टॉक्सिन होती हैं ये इंसेक्ट के लिए स्पेसिफिक होती हैं। ये सवाल पूछा जाता है कि चॉइस ऑफ जीन जो होता है किस पे डिपेंड करता है, तो क्रॉप पे डिपेंड करता है और टारगेट पेस्ट पे। ये तो ये आपको याद रखना है कि द चॉइस स्टेटमेंट में दे देगा द चॉइस ऑफ जीन डिपेंड ऑन, और 4 ऑप्शन बना देगा, उसमें आपका आंसर क्रॉप एंड टारगेट पेस्ट रहेगा। द टॉक्सिन इज कोडेड बाई ये जीन क्राई फर्स्टेसी नेम क्राई। यानी जो बीटी टॉक्सिन जीन होती है ये कोड करती है जिसे क्राई जीन कहते हैं। क्राई जीन है, जीन में क्या होता है, तीनों लेटर जो होंगे ये स्मॉल में होंगे। द प्रोटीन इनकोडेड बाई जीन क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी कंट्रोल कॉटन बोलवार्म। ये आपको याद रखना है कि क्राई फर्स्ट एसी एंड क्राई सेकंड एबी कंट्रोल करता है कॉटन बोलवार्म को, ये आपको याद रखना है। और क्राई फर्स्ट एबी कंट्रोल करता है कॉर्न बोरिल को। बीटी टॉक्सिन इज कोड बाई क्राइजीन। ये आप वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि बीटी टॉक्सिन किसको कोड करता है, क्राइजीन को, ये आपको याद रखना है। बीटी टॉक्सिन इज इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक। बीटी टॉक्सिन क्या होते हैं, इंसेक्ट ग्रुप स्पेसिफिक होते हैं, ये आपको याद रखना है। एक लाइन आपको याद रखनी है कि जीन की पहचान कैसे करेंगे, जीन और प्रोटीन में डिफरेंस क्या है, ये आपको याद रखना है
कि जीन में क्या करेंगे, AMP या देखिए CRO, इसमें तीनों लेटर क्या होंगे, स्मॉल में होंगे। अगर पेपर में पूछा जाएगा बताइए इसमें से जीन कौन है, प्रोटीन कौन है, तो जीन में तीनों ही जो हमारे लेटर होंगे वो स्मॉल में होते हैं। और अगर प्रोटीन की बात करें तो एक लेटर बड़ा होगा, जैसे AMP एम्पिसिलिन में एक कैपिटल ए लिखा है, प्राइजीन में C लिखा है तो C कैपिटल में है। अगर तीनों में तीनों स्मॉल है तो जीन होगा, और एक जो है लेटर में बड़ा है तो वो प्रोटीन होगा। ये आपको याद रखना है। आइए अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल है C पेप्टाइड ऑफ ह्यूमन इंसुलिन इज, यानी ह्यूमन इंसुलिन में C पेप्टाइड क्या है। ये पार्ट ऑफ मैच्योर इंसुलिन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड ब्रिज, रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन ऑफ प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन और रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी। यानी जब इंसुलिन का मैचुरेशन होता है, प्रो इंसुलिन से इंसुलिन बनती है तो C पेप्टाइड को रिमूव कर दिया जाता है और A और B पेप्टाइड को जो होता है डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया जाता है। सेकंड का हमारा C आंसर सही हो जाएगा। इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन कंसिस्ट ऑफ 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन A एंड चेन B दैट आर लिंक टुगेदर बाय डाइसल्फाइड लिंकेज या डाइसल्फाइड ब्रिज। यानी इंसुलिन जो होती है 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है A और B में, और A और B दोनों लिंक्ड होते हैं एक दूसरे से डाइसल्फाइड ब्रिज के द्वारा। इन मैमल इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रोहार्मोन। C पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन ए मैच्योर इंसुलिन एंड इज रिमूव ड्यूरिंग मैचुरेशन इनटू इंसुलिन। तो जो C पेप्टाइड होती है ये क्या होती है, जब इंसुलिन का मैच्योर हो जाता है तो C पेप्टाइड क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हम बात करते हैं, ये आपको याद रखना है जो बताने जा रहे हैं। जो प्रो इंसुलिन होती है, एक अगर आप पूछेंगे मैच्योर इंसुलिन की बात करें और या प्रो इंसुलिन की बात करें, दोनों में थोड़ा याद रखना है। तो जो मैच्योर इंसुलिन होती है, अभी हमने कहा 2 शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, लेकिन प्रो इंसुलिन में 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, A, C और B। आफ्टर जब मैचुरेशन हो जाता है तो C को क्या करते हैं, रिमूव कर देंगे और इंसुलिन मैच्योर बन जाएगी। इंसुलिन मैच्योर A और B हो जाएगा और इन दोनों के बीच में जो है डाइसल्फाइड लिंकेज हो जाएगा। तो ये बीच A एंड B में कितनी चेन हो जाएंगी, 2 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी। तो पूछा जाएगा मैच्योर इंसुलिन में बताइए कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं, तो 2। और पूछा जाएगा कि प्रो इंसुलिन में बताइए तो 3 पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। ये आपको याद रखना है। ये चेन में 21 अमीनो एसिड होते हैं और B चेन में 30 अमीनो एसिड होते हैं। टोटल 51 अमीनो एसिड इंसुलिन में होते हैं, ये आपको याद रखना है। तो अमीनो एसिड में पूछा जाएगा टोटल अमीनो एसिड कितने होते हैं, तो 51 होते हैं। ये में कितने होते हैं, 21, और B में कितने होते हैं, 30। तो हमारा सेकंड का जो है C आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है GEAC स्टैंड फॉर, GEAC का फुल फॉर्म क्या है पूछा गया है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। तो ये आपको याद रखना है। तो तीसरे का C आंसर सही हो जाएगा। चौथा है अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन इज एन एंटासिड एन एंजाइम यूज टू ट्रीट आर्थराइटिस यूज टू ट्रीट इम्फाइस्मा। तो अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन का जो यूज करते हैं वो इम्फाइस्मा में करते हैं। तो चौथे का हमारा D आंसर सही हो जाएगा। अगर हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बात करें तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में जो कि हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है, ये एग्जाम्पल आपको याद रखना है। जैसे ह्यूमन प्रोटीन हो गया, ह्यूमन प्रोटीन में जैसे अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन, ये क्या ट्रीट करते हैं, इम्फाइस्मा के लिए। तो ये पहला सवाल हमारा यही पूछ लिया गया है। दूसरा आपको याद रखना है फिनाइल कीटोन यूरिया, ये भी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए है। और तीसरा आपको याद रखना है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये सब उसी हेडिंग में दिए गए हैं। एक सवाल पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ कौन सी होती है। तो कौन सी होती है, रोजी होती है। किस सन में, 1997। ह्यूमन प्रोटीन की बात करें तो ह्यूमन प्रोटीन इन रिच मिल्क 2.4 ग्राम पर लीटर, ये आपको याद रखना है। ह्यूमन प्रोटीन ये बहुत ज़्यादा आपको ग्राम पर ml या डेसीमीटर में दे देगा एग्जाम में। तो जो एनसीईआरटी में लिखा गया 2.4 ग्राम पर लीटर, ये आपको याद रखना है। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लैक्ट एल्बुमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली ये मोर बैलेंस प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन बेबी दैन नेचुरल काउ मिल्क। अगला है ये प्रोब विच इज ए मॉलिक्यूल यूज टू लोकेट होमोलॉगस सीक्वेंस इन ए मिक्सचर ऑफ DNA और RNA मॉलिक्यूल कुड बी। तो प्रोब के बारे में पूछा गया है। तो प्रोब क्या होते हैं, ये आइदर RNA होते हैं या DNA होते हैं। प्रोब जो होते हैं या तो सिंगल स्टैंडर्ड RNA होंगे या DNA होंगे, और ये टैग्ड विद होते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। इनका यूज करते हैं कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को डिटेक्ट करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में। तो ये आपको याद रखना है कि प्रोब क्या है, सिंगल स्टैंडर्ड DNA या RNA होते हैं। ये टैग्ड विद होते हैं रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल से। इनका यूज करते हैं डिटेक्ट करने के लिए जो है कम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को बाय हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से। तो इतने पॉइंट आपको प्रोब के बारे में याद रखने हैं। तो पाँचवें का C आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग रेट्रोवायरस। तो रेट्रोवायरस क्या होता है, जनरली आपको याद रखना है कि DNA से RNA बनता है। जनरली जो ट्रांसलेशन होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, वो DNA से RNA अगर बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। लेकिन अगर यही चीज़ उलट जाए, RNA से DNA बन जाए, तो उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। तो रेट्रोवायरस में यही होता है
कि क्या होता है, डीएनए बनता है आरएनए से। तो ये लिखा एन आरएनए वायरस दैट सिंथेसाइज डीएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन, ये डीएनए वायरस दैट सिंथेसाइज आरएनए ड्यूरिंग इन्फेक्शन। जो हमारा आंसर हो जाएगा वो छठे का ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये रेट्रोवायरस इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस। तो रेट्रोवायरस क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस होता है। इन रेट्रोवायरस देयर आरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्राइब इनटू डीएनए। रेट्रोवायरस में रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है और उसमें आरएनए से डीएनए बनता है। तो आरएनए से डीएनए बनता है, इसको क्या कहेंगे, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे। और इसका मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल क्या है, एचआईवी इज द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ रेट्रोवायरस। अगला सवाल है द साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एडीए इन द बॉडी इज। तो द साइट ऑफ प्रोडक्शन जो एडीए का होता है वो लिम्फोसाइट में होता है। तो सातवें का हमारा बी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है ये प्रोटोटॉक्सिन इज, अभी हमने बताया प्रोटोटॉक्सिन क्या होता है, इनएक्टिव टॉक्सिन होता है। तो ये आपको याद रखना है। तो आठवें का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है पैथोफिजियोलॉजी इज द, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ फिजियोलॉजी ऑफ पैथोजन, स्टडी ऑफ नॉर्मल फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट, स्टडी ऑफ अल्टर्ड फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट और नन ऑफ द। तो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ अल्टर फिजियोलॉजी ऑफ होस्ट क्या कहते हैं इसको, पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। यानी जो हम होस्ट के फिजियोलॉजी में, होस्ट के अंदर जो हम चेंज करते हैं उसकी स्टडी को पैथोफिजियोलॉजी बोलते हैं। तो 9 का सी आंसर सही हो जाएगा। तो पैथोफिजियोलॉजी में आपको यही याद रखना है कि हम होस्ट जो होता है उसकी बॉडी में क्या क्या चेंज करते हैं और उसकी स्टडी को पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। तो 9 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है द ट्रिगर फॉर एक्टिवेशन ऑफ टॉक्सिन ऑफ बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस। इसको याद रखना, अभी हमने बताया क्या होता है, एल्कलाइन पीएच ऑफ गट में होगा। तो 10वें का सी आंसर सही हो जाएगा। तो एक बार समझते हैं बीटी टॉक्सिन आर इनिशियली इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन। अभी हमने बताया कि बीटी टॉक्सिन जो होता है इनिशियली क्या होता है, इनएक्टिव स्टेट में होता है जिसे प्रोटोटॉक्सिन बोलते हैं। बट आफ्टर इनगेशन बाय इंसेक्ट, लेकिन जब उस प्लांट को जो होता है इंसेक्ट खाता है, दीज इनएक्टिव टॉक्सिन बिकम एक्टिव ड्यू टू द एल्कलाइन पीएच ऑफ गट। अब ये क्या करेगा, इंसेक्ट के अंदर जाएगा क्योंकि उसका गट जो होता है पीएच एल्कलाइन होता है और ये एक्टिव फॉर्म में हो जाएगा। विच सॉल्युलाइज द क्रिस्टल, हेंस पीएच वैल्यू इज रिक्वायर्ड टू मेक बीटी टॉक्सिन एक्टिव। तो ये आपको याद रखना है कि बीटी टॉक्सिन को एक्टिव के लिए किसकी ज़रूरत है, एल्कलाइन पीएच की ज़रूरत होती है, हाई पीएच की ज़रूरत होती है। ये आपको याद रखना है। यहाँ से 3 सवाल पूछे जाएंगे। बताइए बीटी टॉक्सिन जो होता है इनिशियली इनएक्टिव होता है उसको क्या बोलेंगे, तो प्रोटोटॉक्सिन बोलेंगे। दूसरा पूछा जाएगा बीटी टॉक्सिन एक्टिव कहाँ पे होगा, तो एल्कलाइन पीएच ऑफ गट जो होगा वहाँ पे एक्टिव होगा, इंसेक्ट के अंदर एक्टिव होगा। तीसरा सवाल पूछेगा कि बताइए बीटी टॉक्सिन को एक्टिव करने के लिए पीएच कैसा ज़रूरत पड़ेगा, तो हाई पीएच की ज़रूरत पड़ेगी। तो 3 सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं। चौथा सवाल ये पूछा जा सकता है कि बीटी टॉक्सिन बताइए कौन सी बैक्टीरिया से निकाला गया, तो बैसिलस थ्रोम्बोजेनेसिस से। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल है गोल्डन राइस इज, ये वैरायटी ऑफ राइस ग्रोन अलॉन्ग द येलो रिवर इंडिया, लॉन्ग स्टोर राइस हैविंग येलो कलर टेंट, ये ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। तो जो गोल्डन राइस होता है ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन फॉर बीटा कैरोटीन। तो 11 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आइए राइस की बात करते हैं, जो कि हमारे एनसीईआरटी में राइस के इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो 2 लाख वैरायटी ऑफ राइस इन इंडिया, भारत में ही केवल जो है 2 लाख वैरायटी राइस की होती है। इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन, राइस जो होता है इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है। 1000 ऑफ ईयर इन एग्रीकल्चर, एशिया एग्रीकल्चर हिस्ट्री, एशिया में हज़ारों सालों से जो है इसकी खेती की जाती है राइस की। 27 डॉक्यूमेंट वैरायटी ऑफ बासमती आर ग्रोन इन इंडिया, भारत में जो है 27 वैरायटी जो है बासमती की ग्रो की जाती हैं। बासमती इन एनिसेंट टेक्स्ट, folklore and poetry as it has been grown for century. Golden rice is a genetically modified crop with enhanced nutritional value. It is rich in vitamin A, beta carotene. गोल्डन राइस प्रिवेंट कलर ब्लाइंडनेस, ये पूछा है, बताइए गोल्डन राइस क्या प्रिवेंट करता है, तो कलर ब्लाइंडनेस को रोकता है। इसमें कौन सा पाया था, इसमें विटामिन ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है कि वैरायटी बासमती की कितनी वैरायटी है भारत में ग्रो की जाती है, तो 27, ये आपको याद रखना है। कितने सालों से जो है एशिया में एग्रीकल्चर की खेती की जाती है, 1000 ऑफ ईयर से इसकी जो है स्टडी है कि हम हज़ारों साल से जो है राइस की खेती की जाती है। और भारत में अगर पूछा जाएगा कि बताइए राइस की कितनी वैरायटी है, तो 2 लाख है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है राइस के बारे में। अगला सवाल है इन RNAi जीन आर साइलेंस ड्यूरिंग सिंगल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड DNA, डबल स्टैंडर्ड RNA और सिंगल स्टैंडर्ड RNA। तो RNAi यानी RNA इंटरफेरेंस में जो होता है जीन साइलेंस होता है डबल स्टैंडर्ड RNA। तो 12 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ, पूछा गया कि बताइए फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी हम किसके ट्रीटमेंट में यूज किए थे, एड्स, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, SCID। तो ये आपको याद रखना, और SCID का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है नीट एग्जाम के लिए,
सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम डिफिशियंसी ऑफ ADA एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम। तो 13 का हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल है ADA इज एन एंजाइम विच डिफिशियंट इन ए जेनेटिक डिसऑर्डर SCID, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADA। तो पूछा गया है कि जो SCID में एंजाइम का नाम अभी लिया गया था, ADA का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एडेनोसिन डीएमिनेज होता है। तो 14 का बी आंसर सही हो जाएगा। अगला है साइलेंसिंग ऑफ ए जीन कुड बी अचीव थ्रू द यूज ऑफ RNAi ओनली, एंटीसेंस RNA ओनली, बोथ RNAi एंटीसेंस RNA और नन ऑफ द एबव। तो बोथ RNAi एंड एंटीसेंस RNA। तो 15 का हमारा सी आंसर सही हो जाएगा। आइए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि NCERT में दिए गए हैं और नीट एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे इलाइजा का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, एंजाइम लिंक इम्यूनोसार्बेंट एसे इसका फुल फॉर्म होता है। इट इज़ यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ एड्स डिजीज, यानी एड्स डिजीज को डिटेक्ट करने के लिए इलाइजा टेस्ट कराते हैं, ये आपको याद रखना है। इलाइजा इज़ बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये पूछा जाता है कि बताइए इलाइजा टेस्ट किस पे बेस्ड होता है। तो एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन पर बेस्ड होता है। तो 3 चीज़ें हो गई, इलाइजा का फुल फॉर्म क्या है और ये कौन सी बीमारी में कौन सी डिजीज़ में इसका टेस्ट करते हैं और इलाइजा बेस्ड किस पे होता है। तो ये 3 पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। इन्फेक्शन बाय पैथोजन कैन बी डिटेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजन, एंटीजन क्या प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, आर बाय डिटेक्टिंग द एंटीबॉडी सिंथेसाइज अगेंस्ट द पैथोजन। आइए बात करते हैं द फर्स्ट क्लिनिकल जीन थेरेपी वाज डन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ SCID। अभी हमने बताया कि जीन थेरेपी जो होता है उसका फर्स्ट क्लिनिकल ट्रीटमेंट हम किए थे SCID में। इसका फुल फॉर्म है सेवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी रिजल्टिंग फ्रॉम द डिफिशियंसी ऑफ ADA। इसमें किसकी डिफिशियंसी थी, ADA एंजाइम की डिफिशियंसी थी, एडेनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की डिफिशियंसी थी, ये आपको याद रखना है। द SCID पेशेंट हैज ए डिफेक्टिव जीन फॉर द एंजाइम, यह भी हमने कहा इस एंजाइम की कमी रहती है एडेनोसिन डीएमिनेज, ड्यू टू विच लैक फंक्शनल T लिम्फोसाइट। तो बच्चों ये सारे सवाल आप कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं पूरी तरीके से अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। और आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहिए। नमस्कार बच्चों।